दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो जादू, फैंटेसी और परअसरार दुनिया को हकीकत के करीब ले आती है। द लेजेंड ऑफ ओची। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक सफर है उस दुनिया का जहां कुदरत के राज, खामोश पहाड़ों की सरगोशियां और एक लड़की की तलाश सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कभी कभार सबसे बड़ी दरियाफ्त खुद अपने अंदर की आवाज होती है। तो चलिए डूब जाते हैं उस फिक्शनल दुनिया में जहां हर मंजर एक राज छुपाए बैठा है। फिल्म शुरू होती है और हम यूरी से मिलते हैं। यूरी बताती है कि उनके गांव के पास पहाड़ों में ओची नाम के क्रीचर रहते हैं। उनसे बचने के लिए गांव में रात के वक्त पहरे लगाए जाते हैं। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसी दौरान ओची पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। एक रात हमें पेट्रो को दिखाया जाता है, जो कि एक शिकारी है। वो कई बच्चों को लेकर जंगल जाता है ताकि उन्हें शिकार करना सिखा सके। इन्हीं बच्चों में यूरी भी होती है और सबके हाथों में राइफल होती है। पेट्रो यूरी को जंगल में उतरने से पहले एक चाकू देता है और कहता है, ये अपने पास रखना, अगर कोई नुकसान पहुंचाने लगे तो इस्तेमाल कर लेना। अब हमें पहली बार ओची क्रीचर्स दिखाए जाते हैं, नीले रंग के बंदर जैसे, जो बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं। पेट्रो के इशारे पर कुछ बच्चे दरख्तों में आग लगा देते हैं, कुछ जाल लगाकर रास्ता बंद करते हैं और बाकी ओचियों का शिकार शुरू कर देते हैं। अचानक हमले से ओचियों में जैसे कयामत आ जाती है। वो चीखने लगते हैं, भागते हैं, क्योंकि इंसान उनकी दुनिया उजाड़ रहे होते हैं। पेट्रो और उसकी टीम इन ओचियों को खत्म करना चाहती है ताकि उनका गांव महफूज रहे। इसी दौरान एक ओची औरत यूरी से टकरा जाती है। उसकी आंखों में डर और मासूमियत होती है, लेकिन वो भागती नहीं, क्योंकि उसका बच्चा एक दरख्त पर फंसा होता है। ये देखकर यूरी को तरस आता है और वो उसके बच्चे को बचाने का फैसला करती है। मगर जैसे ही वो बच्चे को नीचे उतारने लगती है, यूरी का एक साथी रोबितो ओची की मां पर हमला कर देता है। ओची की मां बहुत जख्मी हो जाती है और दूसरे ओची उसे उठाकर ले जाते हैं। उसका बच्चा जंगल में अकेला रह जाता है। सुबह होते ही पेट्रो सब बच्चों को वापस ले आता है और तारीफ भी करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि शिकार ठीक से नहीं हुआ। वो बच्चों को और ज्यादा मेहनत करने की नसीहत करता है, खास तौर पर रोबितो की तारीफ करता है। खाने के वक्त पेट्रो रोबितो के सामने यूरी की बहुत बेइज्जती करता है, कहता है कि वो शिकार में निकम्मी है। यूरी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। वो जंगल की तरफ जाती है ताकि अपना मूड ठीक करे। वहां उसे एक तेज आवाज आती है। जब वो करीब जाकर देखती है तो पता चलता है कि वही ओची का बच्चा एक जाल में फंसा हुआ है। वही बच्चा जिसे उसकी मां नहीं बचा पाई थी। ओची का बच्चा डर के मारे चीखने लगता है। यूरी को लगता है कि वो उसे काट ना ले, इसलिए वो लकड़ी की मदद से उसके गले से जाल हटाती है और उसे आजाद कर देती है। बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से गिर जाता है। यूरी को उस पर तरस आता है। वो उसे अपने बैग में छिपाकर घर ले आती है। वो उसके जख्मों पर पट्टी बांधती है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा समझ जाता है कि यूरी उसकी दुश्मन नहीं है। अब दोनों के दरमियान दोस्ती बनने लगती है। यूरी और ओची का बच्चा साथ खेलने लगते हैं, लेकिन बाहर शिकारी बच्चों की गोलियां चलने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर ओची को पिछली रात का वाकया याद आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। यूरी घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है, मगर बाहर वालों को आवाज सुनाई दे जाती है। गांव के लड़के और रोबितो बंदूकें लेकर यूरी के घर आ जाते हैं। जैसे ही रोबितो ओची के बच्चे को देखता है, वो गोली चलाने वाला होता है। उसी वक्त यूरी उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, रुक जाओ, ये कोई खतरनाक जानवर नहीं, ये बस एक मासूम बच्चा है। ये अपनी मां से बिछड़ गया है। मैं सिर्फ इसे इसकी मां के पास पहुंचाना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत है कि तुम इसे नहीं मारोगे। ये सब सुनकर रोबितो का दिल भी कुछ नरम पड़ गया और उसने अपनी गन नीचे रख दी। इसी मौके पर यूरी ने जल्दी से उस ऊंची को अपने बैग में डाला और खिड़की से कूदकर वहां से भाग गई। रोबितो ने इस वाकये के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि जब मास्टर पेट्रो ने खुद उससे पूछा तो उसने साफ कह दिया, मैंने तो यूरी को देखा ही नहीं। मास्टर पेट्रो को अब यूरी की फिक्र होने लगी थी। जब वो उसके रूम में गए तो वहां उन्हें एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था, मैं यहां से जा रही हूं। साथ ही फर्श पर उन्हें कुछ खून के धब्बे और जानवर के बाल भी मिले। ये देखकर पेट्रो समझ गए कि यूरी किसी मुसीबत में फंस चुकी है। वो फौरन बाहर आए और सब बच्चों को इकट्ठा करके बोले, यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो खतरे में है। यह सुनकर सब बच्चे हथियार लेकर तैयार हो गए और गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हुए ताकि यूरी को ढूंढ सकें। जंगल पहुंचकर उन्होंने हर तरफ तलाश किया, मगर यूरी कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ यूरी को दिखाया गया, जो एक नए शहर में पहुंच चुकी थी। वो बहुत भूखी थी, इसलिए एक जनरल स्टोर में चली गई। वो कुछ चीजें लेने ही वाली थी कि अचानक ऊंची बैग से बाहर निकलने लगा। उसे देखकर आसपास की लड़कियां चीखने लगीं। एक लड़की ने तो डर के मारे उस पर गन भी तान ली। ऊंची को बचाने के लिए यूरी फौरन एक फ्रिज के अंदर छुप गई।
ऊची को समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। वो फिर भी शोर मचा रहा था। यूरी ने उसका मुंह बंद करने के लिए हाथ रखा तो ऊची ने उसी के हाथ को काट लिया। यूरी दर्द से चीख उठी और सब लोग फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। खतरा महसूस करते ही यूरी ने एक कार्ड पकड़ा और जोर से स्टोर की खिड़की तोड़कर बाहर भाग निकली। वो दौड़ती हुई एक कार के पास पहुंची। यूरी के लिए यह अच्छा हुआ कि उसमें चाबी लगी हुई थी। यूरी फौरन कार में बैठी और वहां से निकल गई, जबकि कार का मालिक उसके पीछे भागता रह गया। लेकिन अब मसला यह था कि जहां ऊची ने यूरी को काटा था वहां सूजन आने लगी थी। उसकी जिल्द पर छाले बन गए और हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ने लगा, बिल्कुल ऊची की तरह। यूरी को चक्कर आने लगे। वो ड्राइव नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने कार सड़क के किनारे रोक दी। उधर मास्टर पेट्रो अब भी यूरी की तलाश में थे। जब वो उसी सड़क से गुजरे तो उन्हें एक एक्सीडेंट वाली कार दिखाई दी जिसे पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस वालों को कार के अंदर से एक नकली दांत मिला। मास्टर पेट्रो ने जैसे ही देखा फौरन पहचान गए, ये तो यूरी का है। अब वो समझ गए कि यूरी करीब ही कहीं है। कुछ देर बाद सीन बदलता है। यूरी नदी के किनारे बैठी नजर आती है, चुपचाप, थकी हुई, और उसका हाथ अभी भी नीला हो रहा था। अब उसका पूरा जिस्म उसी ऊंची की तरह नीला हो चुका था। यूरी को एहसास था कि जहर उसके जिस्म में फैल रहा है, इसलिए उसने पानी से चंद झोंकें पकड़कर अपने जिस्म पर लगा ली ताकि वो उसका जहरीला खून चूस सके। लेकिन ऊंची के काटने का एक और बड़ा असर यह भी हुआ कि अब वो ऊंची की आवाजें और बातें समझने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि वो खुद भी उसी की जबान बोल सकती थी। जब उसे यह पूरा यकीन हो गया कि अब वो ऊंची की जबान जान चुकी है तो वो खुशी से झूमने लगी। मगर झूमते झूमते उसका पांव फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा असल में एक जाल था जो ऊपर से भी बंद हो गया। ऊंची बेचारेपन से उसे देखता रह गया कि वो कब बाहर निकलेगी। मगर गिरने की वजह से यूरी बुरी तरह जख्मी हो गई, इतनी कि वो उठ भी न सकी। ऊंची कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। दूसरी तरफ मास्टर पीट्रो भी उसी जंगल में आ चुका था जहां उस वक्त यूरी थी। जमीन पर कदमों के निशान देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि यूरी अब उनके बहुत करीब है। इधर दिखाया जाता है कि गड्ढे में गिरी यूरी को एक औरत वहां से निकालती है। वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर ले आती है। जब यूरी को होश आता है तो वो हैरानी से आसपास देखती है। वो औरत जो उसे बचाकर लाई थी दरअसल उसकी अपनी माँ थी। यूरी चौंक कर पूछती है, मॉम, वो बच्चा ऊंची कहाँ है? मुझे उसे उसकी माँ तक पहुंचाना है। आपको पता है, मैं उसकी जबान समझ पा रही थी। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, ये कोई अजीब बात नहीं, ये जबान मैंने ही तुम्हें बचपन में सिखाई थी। फिर वो एक बांसुरी उठाती है और बजाने लगती है। बांसुरी की आवाज बिल्कुल ऊंची जैसी थी। ये सुनकर यूरी कहती है, जो भी हो, मुझे उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचाना है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, जैसे आपने मुझे छोड़ दिया था। इधर बारिश में भीगा हुआ रोबिटो यूरी के घर के करीब ही बैठा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि यूरी उसी घर के अंदर मौजूद है। सुबह जब यूरी जागती है तो उसे ऊंची जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन दरअसल वो आवाज उसकी माँ की बजाई हुई बांसुरी की होती है। वो आवाज का पीछा करती हुई एक कमरे तक जाती है जहां बहुत सारी किताबें और नोट्स रखे होते हैं। ये सब ऊंचियों पर की गई उसकी माँ की रिसर्च थी। माँ उसे समझाती है, जिन मखलूकात का तुम भला सोच रही हो वो भलाई के लायक नहीं है। वो इंसानों से नफरत करते हैं, सदियों से। तुम चाहो तो उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आओ, मगर जैसे ही उन्हें उसमें इंसानों की खुशबू महसूस हुई वो उसे अपना नहीं मानेंगे बल्कि मार डालेंगे। तो फिर क्या फायदा तुम्हारी सारी मेहनत का? यह सुनकर यूरी को गुस्सा आ जाता है। वो चीख कर कहती है, जो माँ अपने बच्चे के लिए एहसास नहीं रख सकती वो दूसरों के बच्चों का दुख क्या समझेगी? वो अपनी माँ के बनाए नक्शे को देखती है जिसमें ऊंचियों की दूसरी जगहों का जिक्र होता है। रास्ता पहचानने के बाद वो तैयार होती है, कुछ खाने पीने का सामान उठाती है और अपनी माँ को पीछे छोड़कर वहां से निकल जाती है। जब वो जा रही होती है तो रॉबिटो उसे देख लेता है और फौरन मास्टर पीट्रो को इत्तला दे देता है कि यूरी वहीं मौजूद है। जब मास्टर पीट्रो वहां पहुंचा तो यूरी अभी तक इस घर में नहीं थी। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात यूरी की माँ से हुई। पीट्रो ने उससे यूरी के बारे में पूछा तो उसने बताया, यूरी मेरी बेटी है, वो यहाँ आई थी, लेकिन अब वो ओछी के बच्चे को ढूंढने के लिए जा चुकी है। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। बात करते करते दोनों के दरमियान बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में लड़ने लगे। बच्चे आकर उनको अलग करते हैं। फिर वो सब घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाश के दौरान रूबिटो को वही नक्शा मिल जाता है जिसे देखकर यूरी यहां से गई थी। उस नक्शे पर ऊंची की जगह बनी हुई थी। उन्हें यकीन हो गया कि यूरी वहीं गई होगी, इसलिए वो लोग भी वहां जाने का फैसला करते हैं। उधर यूरी जंगल में काफी देर से उस बच्चे को ढूंढ रही थी। वो ऊंची की आवाज में उसे बार बार पुकारती है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। बहुत थक जाने के बाद वो एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है।
इतने में ओची की नजर यूरी पर पड़ती है। वो जोर से यूरी को बुलाता है। यूरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो दरख्त पर चढ़कर बच्चे को पकड़ लेती है। इस दौरान रात हो जाती है। यूरी वहीं थोड़ा खाना खाती है, दूध पीती है और ओची को भी दूध पिलाती है। फिर वो ओची की जबान में उसे समझाती है कि अब रात हो गई है, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। ये दोनों एक छोटा सा कैंप बनाते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही यूरी एक छोटी सी कश्ती राफ्ट बनाती है, क्योंकि उसे नदी पार करनी होती है। नदी पार करके वो पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। ऊंचे पहाड़, छोटे छोटे गार और उन गारों में ओची के लोग छिपे होते हैं। यूरी के साथ वाला ओची अपने लोगों को आवाज देता है। वो खुशी से बाहर आते हैं, मगर यूरी को देखकर वापस अपने गारों में छिप जाते हैं। ये देखकर यूरी को एहसास होता है कि उसकी माँ ठीक कहती थी, जब ये लोग बच्चे को देखेंगे तो उसे कबूल नहीं करेंगे। इतने में पीट्रो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है। पहुंचते ही वो फायरिंग शुरू कर देता है। यूरी नहीं चाहती कि किसी ओची को नुकसान पहुंचे, खास तौर पर उस ओची को जो उसके साथ था। जब वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही होती है तो कश्ती उलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पीट्रो यूरी से कहता है कि ओची को छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ, मगर यूरी उसकी बात नहीं मानती। वो तेजी से तैरकर एक बड़े और खतरनाक गार में चली जाती है। गार वाकई खतरनाक था, लेकिन यूरी किसी चीज से नहीं डरती। मास्टर पीट्रो हर हालत में यूरी को बचाना चाहता था, इसलिए वो खुद भी गार के अंदर जाने का फैसला करता है। गार में भागते हुए उसका पांव फिसल जाता है और वो लकड़ियों के दरमियान फंस जाता है। वो लकड़ियां बहुत भारी थीं। उन्हें हटाने के बजाय वो उनमें मजीद फंसता चला जाता है। यूरी ने जब ये मंजर देखा तो उसे बहुत तरस आया। उसने लकड़ी हटाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी थी। एक बार में तो यूरी उसे जरा सा भी नहीं हिला पाई। इतने में उसके पीछे से ऊंची निकला और पहली बार पीट्रो की नजर उस पर पड़ी। पीट्रो ने जब ऊंची की आंखों में देखा तो उसे उनमें मासूमियत नजर आई। यही लम्हा था जब पहली बार पीट्रो को एहसास हुआ कि जिन क्रीचर को वो हमेशा खतरनाक समझता रहा, दरअसल वो बुरे नहीं हैं। इसी एहसास के साथ उसके दिल में ऊंची के लिए हमदर्दी और प्यार पैदा हुआ और वो अपनी पुरानी सोच बदलने लगा। यूरी दोबारा लकड़ी हटाने की कोशिश करती है। इस बार पीट्रो भी उसका साथ देता है। दोनों की मेहनत से आखिरकार पीट्रो उस जाल से आजाद हो जाता है। गार के बाहर मौजूद बच्चे जो यूरी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि कुछ होने वाला है। वो भी यूरी की राफ्ट के जरिए गार के अंदर आ जाते हैं। उनके पीछे यूरी की माँ भी लाइट और गन्स लिए पहुंच जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने आई थी। आखिरकार यूरी और पीट्रो गार से निकलकर एक नई खूबसूरत और हैरतंगेज जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह असल में जादुई नहीं थी, मगर उसका मंजर इतना हसीन था कि सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। वहां सब क्रीचर्स भी बाहर आ जाती हैं और इंसानों को देखती हैं। यूरी और पीट्रो को उम्मीद होती है कि अब वो इन क्रीचर्स के साथ बेहतर ताल्लुक बना सकेंगे, लेकिन अचानक पीट्रो देखता है कि उसके शिकारी बच्चे गन्स उठाए इन क्रीचर्स पर निशाना लगा रहे हैं, जैसे वो पहले सिखाया करता था। पीट्रो फौरन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर एक बच्चा गोली चला देता है। लकीली गोली किसी क्रीचर को नहीं लगती, बल्कि पहाड़ की चट्टान पर जा लगती है। मगर उस आवाज से सब क्रीचर्स डर कर अपनी अपनी गारों में भाग जाती हैं। ये देखकर हालात थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। तब यूरी की माँ अपनी बांसुरी निकालती है और बजाकर उन क्रीचर्स से बात करती है। वो उन्हें समझाती है कि इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ उनका एक बच्चा वापस देने आए थे। ये सुनकर वो क्रीचर्स पर सुकून हो जाती हैं। यूरी आगे बढ़ती है और ऊंची को उसकी माँ के हवाले करती है। ऊंची अपनी माँ से लिपट जाता है। माँ और बच्चे के मिलने का ये मंजर देखकर यूरी के आंसू निकल आते हैं। वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखती है, जो जज़्बात से रो रही थी। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और गले लग जाते हैं। इस तरह माँ और बेटी के दरमियान भी डिस्टेंस खत्म हो जाते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ऊंची अपनी माँ के साथ और यूरी अपनी माँ के साथ खुश हैं। इसी खूबसूरत मंजर पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये नई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।